नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज बात करेंगे उनकी जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व है, जो हम सबका गौरव है, जो हम सबका पराक्रम है। जी हां, आज बात करेंगे हमारे देश की आन बान और शान की रक्षा करने वाली हमारी सैन्य शक्ति की। कहते हैं कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदम से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल हो या दिमाग दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जान हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार हैं, दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार हैं, होशियार हैं। हम शोला बनकर पत्थर को पिघलाते हैं, हम बादल बनकर पर्वतों पर छा जाते हैं। जहां परिंदे भी अपनी परवास से बेजार हो जाते हैं, उन पर्वतों की ऊंचाइयों पर हमारे देश का आन बान और शान तिरंगा लहराते हैं। जी हां, आज बात करेंगे हमारी सैन्य शक्ति की, और सैन्य शक्ति के इस विषय पर, हमारी सैन्य शक्ति, हमारा गौरव, हमारा पराक्रम, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जिस तरीके से तिरंगे के 3 रंग होते हैं जो देश की आन बान और शान बढ़ाते हैं, वैसे ही सेना के हमारे 3 रंग हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। और आज के हमारे कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि इन तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले और इन तीनों सेनाओं में अपनी सेवा देने वाले हमारे साथ खास ऑफिसर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर है। 40 साल तक आपने भारतीय थल सेना में आपने अपनी सेवाएं दी है, जिसका ध्येय वाक्य है सेवा परमो धर्म, यानी खुद की सेवा से पहले देश की सुरक्षा और देश की सेवा करनी है। लगातार आपने 40 साल तक सेना में रहकर आपने अपना गौरवमय सफर तय किया है। मेजर जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। जी सर। दूसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी हैं। आप भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी है। 10 साल तक आपने भारतीय वायुसेना में आपने सेवाएं दी हैं, जिसका भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी, गौरव के साथ आकाश को छूना। इसी आदर्श वाक्य के साथ में आपने 10 साल तक लगातार भारतीय वायुसेना में अपना सफर तय किया है। विभूति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जी, विभूति जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाऊंगा। हमारे साथ में कमांडर यशवंत प्रकाश शर्मा जी हैं। आप भारतीय नौसेना में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। 23 साल तक आपने भारतीय नौसेना में रहकर आपने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। और जो भारतीय नौसेना, जो इंडियन नेवी है, इसका ध्येय वाक्य है शम नौ वरुण, यानी हे वरुण हमारे लिए शुभ हो। वरुण को हिंदू धर्म में जल देवता के रूप में माना गया है। इसी ध्येय वाक्य के साथ में आपने 23 साल का अपना सफर तय किया है नौसेना में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का। जय हिंद। जी बिल्कुल, जय हिंद। और इन सभी ऑफिसर्स के साथ में चर्चा को शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए इस वीडियो क्लिप पर। वचन नहीं तूने माना, मैंने का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत
संकल्प सुनाता हूँ। जी हाँ, जय हिंद और जय भारत के उद्घोष के साथ और आप तीनों ऑफिसर्स को पूरे देशवासियों की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से एक सैल्यूट के साथ में आज के इस प्रोग्राम की चर्चा को शुरू करते हैं। मेजर जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूँगा। 40 सालों का एक लंबा सफ़र आपने देश की सेवा को समर्पित किया है, जिस थल सेना का ध्येय वाक्य ये सेवा परमो धर्म। तो इस पूरे 40 सालों का लंबा सफ़र और देश की सेना ने जो अब तक, थल सेना ने जो अब तक का सफ़र तय किया है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा समय होता है और मेरा ये मानना है कि इस 4 दशकों के इस मेरे जो सफ़र में मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि अगर आप कोई भी काम राष्ट्र प्रथम की भावना से करें और उसको करने में अपना जो बेस्ट जो है उसको दें, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ और करने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको इसलिए और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ये पूरा हर व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, वो उतना ही बड़ा देश प्रेमी, देशभक्त है जितना कि एक सैनिक होता है, अगर वो राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना सर्वश्रेष्ठ उस काम के लिए दे रहा है। तो मेरा मानना है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रयास किया है देश को बहुत कुछ देने का, और अब सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी न किसी तरह से देश की और समाज की सेवा कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में जो भी देश का नागरिक काम कर रहा है वो भी अपने आप में एक सैनिक की भूमिका अदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। टच द स्काई विथ ग्लोरी, विभूति जी, कैसे रहा आपका सफर अब तक, और भारतीय जो वायुसेना का जो अब तक का सफर है उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा आकाश जी। आप कॉलेज से फ्रेश निकलते हो, ठीक है, बहुत सारा जोश होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, देश के लिए करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं कॉलेज से जो निकलते हैं बच्चों में डिसिप्लिन की कमी होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी जगह थी मेरे लिए। मैंने बहुत मेहनत करी, बड़ों का आशीर्वाद है, किस्मत साथ दिया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, चले गई, और जो एक क्या बोलते हैं, रेज कंट्रोल या डिसिप्लिन की जो कमी थी वो भारतीय फौज ने दे दी कि रुको, इस डायरेक्शन को, जो एंगर है, ये जो गुस्सा है, ये जो एनर्जी है ना, उसको सही दिशा हम देते हैं। आई थिंक रखिए और वक्त आने पे उसको निकालिए। और आप बाकी एयरफोर्स का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे एयरफोर्स ने अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज बढ़ा रही हैं। चाहे हम लेटेस्ट 4.5 जेन एयरक्राफ्ट्स की बात करें, या फिर अनमैन्ड AATL व्हीकल्स की बात करें, या फिर हम UAVs में भी कॉम्बैट वर्जन्स आ गए हैं अभी, ठीक है, हाईली अजाइल सिस्टम्स है, जो जब हमारी थल सेना मूवमेंट पे होती है तो पहले हमें प्रॉब्लम आती थी कि मिसाइल सिस्टम लॉन्च होने में टाइम लेता है, बट हमारे पास अभी जो लेटेस्ट सिस्टम्स है वो इतने हाईली एजाइल हैं कि हम उनके कॉन्वॉय के साथ उसको मूव करा सकते हैं, एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स वी कैन डिप्लॉय इट। तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हर तरीके से, टेक्नोलॉजी वाइज देख लो आप, या फिर तीनों आर्म्ड फोर्सेस का इंटीग्रेशन जो हमने इस बार देखा है, आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड पाथ। बहुत अच्छा। बिल्कुल, इन सब के बारे में आपके साथ में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं, हमारे कमांडर साहब मौजूद हैं हमारे साथ में, यशवंत जी। सर, अब तक का सफ़र नौसेना का कैसा रहा और आपका कितना कुछ एक्सपीरियंस रहा? 23 साल तक आपने लंबी सेवाएं दी हैं सेना को। जी, आपने मेरे जीवन के एक सबसे सुखद पार्ट की बात की है। जी जी जी, बिल्कुल। जो मैं सेना में रहा। नहीं, आपके सुखद जीवन है, आप काम करते हैं तभी हम सुरक्षित हैं। नहीं, वो तो खैर देश आप वहाँ सीमा पर तैनात रहते हैं तब हमारा जीवन सुखद होता है। वो भी है,
जी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जो नौसेना में जो मेरा जीवन निकला वो मेरे जीवन का सबसे सुखद हिस्सा था, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल और देखिए, हमें संस्कार मिलते हैं। एक संस्कार मिलते हैं हमारे परिवार में जो हम बचपन में होते हैं, जी और दूसरे संस्कार मिलते हैं जब हम किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल जो संस्कार मुझे नौसेना ने दिए वो बहुत अमूल्य हैं और मेरे साथ चलते जा रहे हैं। जी तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। जी उसके साथ साथ ये तो मेरे व्यक्तिगत बिल्कुल जो मुझे लाभ मिला, उसके साथ में एक ऐसी संस्था जिसकी अप्रोच पूरे संसार में है। आप नौसेना से अपने आप को अलग अलग देशों में रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और ये सब होता है बिल्कुल शांति से। एक्चुअली नौसेना को बोला जाता है साइलेंट सर्विस। बिल्कुल तो साइलेंट सर्विस, और उसमें आप शांति से चुपचाप एक ध्येय में लगे हुए हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और समुद्र में जब दिन है रात है, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय आप काम कर रहे हैं। समुद्र की लहरों में जब जहाज जो है वो एक कॉर्क की जैसे बिल्कुल उछलता है गिरता है, उसमें आप खड़े होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो अनुभव है और इन्होंने इनसे जो सीखा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बिल्कुल काफ़ी दुर्गम परिस्थितियों में आप काम करते हैं और इसी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं और हम चैन की सांस ले पाते हैं। मेजर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक वक्त था जब भारतीय जो सैन्य शक्ति थी, 30-40 साल पहले की बात करें तो मुझे लगता है टॉप 10 या टॉप 20 में भी नहीं होगी, कोसों दूर थी, क्योंकि हमारे पास में इतने सैन्य उपकरण नहीं थे। लेकिन एक आज का दौर है, विश्व की टॉप 5 सबसे बेस्ट से बेस्ट सेना की बात करी जाए तो सबसे पहले भारतीय सेना का नाम शुमार होता है टॉप 5 में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, ये टॉप 5 और टॉप 3 की बात नहीं होती है जी। जो सेना असर डाल सकती है जी। ये जो अभी कुछ दिन पहले आपने एक्शन देखा, बिल्कुल। उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय सेना, देखिए सेना के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्कुल मैन, मटेरियल जी एंड मोरल। जी ये सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, जिस प्रकार से हमने, मैं एक बात तो ये बताऊंगा आपको, जो प्रश्न आप करना चाह रहे हैं उसका ये है कि पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ है। बजट की हम बात नहीं करेंगे, उसके आगे कई उसके लिए विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन हमने अपनी जो थ्रेट परसेप्शन को देखा है, हमने ये देखा है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, आने वाले समय में किस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से तीनों सेनांगों का हम मॉडर्नाइजेशन किया है। और उसी का नतीजा है कि आज आप इतना जबरदस्त उसका असर, उसका प्रभाव देख रहे हैं और उसका रिजल्ट हमको मिला है। पिछले कुछ वर्षों से हमने जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करी है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम कोई चीज नया इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं, उस नए इक्विपमेंट में जब आप जो यूजर है, उस यूजर के, जैसे राफेल या कोई भी एयरफोर्स का इक्विपमेंट है, ये बताएंगे आपको, उसमें हमारे एयरफोर्स के इंजीनियर्स का शुरू से आखिर तक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या उनकी आवश्यकता है, फिर उसका थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसको मिड कोर्स करेक्शन किया गया। तो हर एक सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है, और जो भी हमने प्रोक्योर किया है इंटरनेशनल मार्केट से, बहुत बेहतर तरीके से। अब जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ वो जो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैन बिहाइंड द मशीन, जिस प्रकार का प्रशिक्षण और जिस प्रकार का मोटिवेशन आपकी सेना का है आज की तारीख में, सेनाओं का मैं ये कहूँगा, उससे ये बिल्कुल साफ है कि एक MiG-21 के पीछे बैठा हुआ अभिनंदन F-16 को गिरा लेता है। बिल्कुल ये इसमें आप F-16 और MiG-21 में कई जनरेशंस का अंतर है, लेकिन बावजूद उसके तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा, हमारा जो मोटिवेशनल वैल्यूज़ हैं उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। आज की तारीख में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। बिल्कुल, हालांकि है दूसरे नंबर का, लेकिन सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। वॉलंटियर फोर्स जब होती है तो वॉलंटियर फोर्स का जो जज्बा होता है, वो ऐसी जिस फोर्स को जबरदस्ती आप कंस्क्रिप्शन करके लेकर के आते हैं, उनसे कई दर्जे बेहतर होता है। और ये सब चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिल रही हैं आज की तारीख में। वी हैव सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट नेवी इन द एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है, और तकनीकी रूप से सक्षम और बहुत
कारगर आपकी सेनाएं हैं और ये हमने सिद्ध कर दिया है। आगे समय मिला तो मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको इसके बारे में बताऊंगा और विस्तार से जितने डिटेल भी में ऑपरेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, आपने अभिनंदन का जिक्र किया तो अभिनंदन की तरह ही हमारे साथ में भी एक हाँ, अभिनंदन मौजूद है, उनसे जवाब ले लेते हैं। विभूति जी, कैसे एयरफोर्स जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, कितने पिछले ऑपरेशन की बात करी जाए, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करी जाए, जिस तरीके से एयरफोर्स ने दिखा दिया कि दुश्मन का कोई भी वार होता है तो हम उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन तो बहुत दूर की बात है। जी, तो जैसा हम टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं एयरफोर्स की, तो आप अगर हम बहुत सिर्फ हम उसी मुद्दों पर बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट पोर्टल पे या मिलिट्री प्रेस ब्रीफिंग में रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो आप देखिए, रफाल का नाम सब जानते हैं, 4.5 लेटेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा सुखोई है हमारे पास, जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट किया जाता है। फैंटास्टिक वेपन्स इन द स्काई। पाकिस्तान, अब आप देखिए रफाल जो है ना, उसने कई युद्ध देख चुका है, ट्राइड एंड टेस्टेड मशीन। वहीं पे अगर हम F-16 की बात करें, जो F-17 की बात करें, तो मुझे लग रहा है वो उसका टेस्टिंग फेज था ये, एंड दे हैव लॉस्ट। उसके बाद अगर हम मिसाइल सिस्टम की बात करें, देन वी हैव गॉट एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। हमारा जो MRSAM है बहुत अच्छा है। अभी हमने इंडिजिनियस ब्रह्मोस मिसाइल्स की भी फैसिलिटी लॉन्च करी है लास्ट संडे को, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो UAVs हैं इंडिजिनियसली, वी आर ट्राइंग की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम जो इंडियन मेक इन भारत या विकसित भारत को जो हम टारगेट कर, मेक इन इंडिया के थ्रू हम अपने जो टैलेंटेड इंजीनियर्स है जो बाहर जाके विदेशी जगह जाके वहाँ बना रहे हैं, उसको भारत जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है उस टैलेंट पूल को, और उनके थ्रू हम वो टैलेंट यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनोवेशंस आ रहे हैं। अगर आपने लेटेस्ट देखा होगा, आई थिंक इट्स 4-5 मंथ्स पुरानी बात है, जब एक आर्मी की परेड हुई थी, टीवी पे काफ़ी अच्छा कैप्चरिंग हुआ था, जहाँ पे रोबोटिक जो डॉग्स हैं उनको भी साथ में परेड में डिस्प्ले में दिखाया गया था। तो इस तरीके से हर जगह काफ़ी अच्छा टेक्निकल इंटीग्रेशन हो रहा है। एयरफोर्स नेटवर्क इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि आपका रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, वेपन सिस्टम सब कुछ मतलब इंटीग्रेटेड है। स्टैंड बाय सिस्टम से बिना अपनी जगह से हिले, बिना अपनी जगह से उठे, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा है, आप सब चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और हमारे आसमान में कोई चीज़ है, धरती पे आना तो बहुत बात की बात है, इससे पहले कि हमारे एयर स्पेस को वो बहुत ज़्यादा ब्रीच करें, हम वहीं हवा में इंटरसेप्ट करके खत्मा कर देते हैं। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि भारत बहुत अपर एज पे है, तो किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अपन एयर स्ट्राइक की भी बात करेंगे कुछ देर में, ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा आपने कहा कि राफेल वगैरह अच्छे से उड़ान भर रहे हैं और दुश्मन के ठिकानों को भी बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन हमारे देश की बहुत बड़ी एक समुद्री सीमा है जो उनको एक तरीके से एक रास्ता उपलब्ध करवाते हैं कि आप समुद्री सीमा से भी वार कर सकते हैं। कमांडर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नेवी ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव किया है? हाँ। और कई युद्ध में 1971 की बात करी जाए तो उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और अभी भी बहुत ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो मैं कुछ नेवी का जो रोल रहता है बिल्कुल उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी युद्ध हो जी, वो बिना लॉजिस्टिक के नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल, आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए ऑयल फ्यूल चाहिए, टैंक चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहाँ से आएगा? बिल्कुल, फ्यूल बाहर से आता है। पाकिस्तान में फ्यूल नहीं होता, उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। आप अगर किसी भी युद्ध की लॉजिस्टिक को चोक कर देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर नेवी का एक बड़ा काम होता है कि आप ब्लॉकेड करेंगे उस एरिया को जी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल, कारगिल वार में जब नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया तो ये बड़ी समस्या थी, पाकिस्तान के आगे लड़े कैसे? बिल्कुल, फ्यूल खत्म हो रहा है जी, सब कुछ खत्म हो रहा है और आ नहीं रहा है अंदर, तो कैसे लड़े आगे? तो ये जो एक साइलेंटली नेवी जो है अपना काम करती है, जिससे कि बाकी दोनों सर्विस के साथ मिलकर पर ही कतर दो तो उड़ेगा कैसे? उड़ेगा कैसे जी? तो आप उनके पर ही कतर देंगे तो उड़ेगी कैसे? जी बिल्कुल। और इस तरह से जो इंटीग्रेटेड काम होता है उसमें नेवी का ये एक महत्वपूर्ण रोल होता है जी। और इस रोल में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी नेवी जो अब है उसने काफ़ी विकास किया है। स्वतंत्रता के टाइम हमारे पास मुश्किल से 29-30 शिप थे जी, जहाज़ से। अब हमारे पास 150 जहाज हैं। हमने अपना कैरियर खुद बनाया है जी। वर्ल्ड में शायद हम चौथे या 5वें कंट्री हैं जो कि अपने देश में एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है जी, और वन ऑफ द बेस्ट कैरियर जी। सबके लिए बड़े गर्व की बात है। गर्व की बात जी। हमारे कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया। बिल्कुल। तो इस तरह से इवन जो कि नेवी के महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं, पहले हमें बाहर डिपेंड करना चाहता था जी। हमने परमाणु विस्फोट किया
और एक सबक सीखा कि अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, बिल्कुल, अगर हम कोई भी अपना निर्णय लेंगे, उस निर्णय पे जो अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ेगा उसको हमें देखना है, बिल्कुल, और उसी तरह से हमें अपनी सेनाओं का विकास करना है। उसी से हमने एक लेसन सीखा कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, हम डिपेंड नहीं कर सकते। जी। उस समय हमारे काफ़ी इक्विपमेंट, काफ़ी जो चीज़ें थी वो रुक गई, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्ट था, हर चीज़ में इम्पोर्ट था। मुझे याद है हमारे सीकिंग हेलीकॉप्टर, जो कि मैं फ्लाइंग करता हूँ, वो हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे आ गए जी, क्योंकि उनके लिए सामान नहीं मिल रहा है, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, सब जगह से ब्लॉकेट कर दिया गया। तो उस दिशा को देखते हुए जो हमारा ये दृष्टिकोण बना कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर होना है, और अभी तो आत्मनिर्भर को पूरा जोश दिया जाए। जी, बिल्कुल, तो उस दृष्टि से जो नौसेना ने विकास किया है, चाहे वो हमारे रडार सिस्टम हो, चाहे सोनार सिस्टम हो, चाहे हमारी पनडुब्बियाँ हों, चाहे हमारे जहाज हों, अब हमारे देश में बल्कि हमारा कंटेंट अब 80% हो गया है। जी, जो हमारे जहाज वाला कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें 80-90% हमारा इंडिजिनियस इक्विपमेंट सब कुछ हमारा है। जिसमें हम बहुत पहले काफ़ी पिछड़े हुए थे। पहले बहुत पिछड़े हुए थे, तो उस दिशा से नौसेना ने काफ़ी ग्रोथ की है। आप देखें हमारी रीच, पहले देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स की ये सोच थी कि भारतीय नौसेना को एक ब्राउन वाटर नेवी रखा जाए। जी, ब्राउन वाटर नेवी से मतलब है कि जो किनारे किनारे ही रह सके, जी, किनारे के पास पानी का रंग किनारों ब्राउन पे होता रहे, है, हिम्मत नहीं करे अंदर उतरने की। आगे नहीं जाए, जी, उनका ये सोच थी। जी, उसी तरह से हमारे शिप थे, जी, और उसी तरह से हमको किनारे किनारे रखा गया। हमने कहा नहीं, जी, हमारी रीच पूरे संसार तक होनी चाहिए, जी। हम ब्राउन वाटर से ब्लू वाटर नेवी बने, और अब हम ब्लू वाटर नेवी हैं, और इसको पूरा संसार मानने लग गया है। जी, और मानने लग गया है, और पूरे विश्व में बहुत बड़ी एक पहचान बनी है। हाँ, आपने कहा था कि हम भी ऐड कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल, चाहें तो। बिल्कुल, most मैंने दो टेन्योर में नेवी के साथ किए हैं। मैं आई वाज हेड इन द आर्मी इन मुंबई, जहाँ नेवी के बिल्कुल बगल में हम साथ में थे। जी, नेवी का एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। किसी ने काफ़ी साल पहले, 150 साल पहले कहा था, एटी महान, बहुत बड़ा नेवल थिंकर है, उसने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज एंड एनीवन हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। और वही बात है, और इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए आपको शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि जो डेवलपमेंट हुआ है खास करके पिछले एक दशक में, 1-1.5 दशक में, वो डेवलपमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी स्ट्रेटेजी को, और अपनी जो आप करना चाहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, एक्विजिशंस हुए हैं। और इसीलिए दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, भारत, चीन और यूएस। जी, और चीन के 3 में से 2.5 एयरक्राफ्ट कैरियर बंद पड़े हैं। जी, बिल्कुल सही। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। जिस तरीके से कमांडर साहब ने कहा कि हम पूरे 24 घंटे 365 दिन जल में रहते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि हम जल को देवता मानते हैं, और आपका जो मोटो भी है वो भी वरुण देवता को लेकर है कि वरुण देवता को हम नमन करते हैं। शयन वर्ण। बिल्कुल। मेजर साहब, सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होली हो, दिवाली हो, या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उसको मनाने के लिए जब सैनिकों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो जी रहे हैं, तो उससे सैनिकों का मनोबल कितना कुछ बढ़ता है? देखिए, बहुत आपका बेहतरीन प्रश्न है जी। मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि एक आर्मी की सबसे बड़ी ताकत उसके जवान होते हैं जी। जो बंदा, जो पीछे हथियारों के पीछे, मैन बिहाइंड द मशीन, और उसको इस हद तक आपको मोटिवेट करने की जरूरत होती है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे अपने जीवन से बड़ी तो कोई चीज नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जीवन न्यौछावर करने के लिए, तो उसके लिए आपको आश्वस्त होने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको एक अपना सेल्फ एस्टीम डेवलप करने की आवश्यकता है, और जो सेल्फ एस्टीम राष्ट्रीय ध्येय के साथ अलाइंड होती है। और जब इस प्रकार से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री आते हैं, तो आपके जब पीछे अपना हाथ रखते हैं तो आपको लगता है कि हमारे साथ हमारे देश की सरकार है, और देश की सरकार है इसका मतलब देश हमारे साथ है। और वो जो आपको मोटिवेशन देता है, मुझे लगता नहीं है कि और कोई उससे बेहतर मोटिवेशन हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर आप समय इजाजत देता है तो। उदाहरण ये है कि 2003 की बात है, जब हम लोग बहुत नजदीक एक युद्ध के थे, पराक्रम जो भी बहुत नजदीक थे, तो वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री होते थे। तो जब वो आए
आकर के मेरी यूनिट वहाँ पर थी, सोनमर्ग की बात है, सोनमर्ग में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे या जो भी है, तो वो ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर हम थे। जी, जी। तो वो आए और उन्होंने जब पूछा, मेरे पास सरदार ट्रूप्स हैं, कि भाई क्या चाहिए आपको, तो हमारे लोगों ने कहा कि साहब जी हुक्म दे दो, जी मतलब गिव अस एन ऑर्डर जी। एंड विल गो। इतना फर्क पड़ता है। आपके पास कुछ है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। तो आदेश आपको कीजिए। पता है जी। कि आपका रक्षा मंत्री आपके पास आया है, उससे सिर्फ वो कहते हैं कि आप आदेश दें और हम जाएंगे। ये फर्क जो है, जो उसकी भाषा है, ये भाषा इस वजह से आई कि उसको लगता है कि पूरा सब कुछ, सारे देश उनके साथ है, और जी। ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि जब देश के प्रधानमंत्री है, देश की रक्षा मंत्री है, जब सैनिकों के बीच में पहुंचते हैं तो उनमें एक नई ऊर्जा, नया एक संचार होता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि जब देश की सरकार हमारे साथ है, देश की सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं वो हमारे साथ में है, तो हम भी दुगुने जोश के साथ में कुछ काम करें और देश की सेवा के लिए समर्पित करें। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से जिस तरीके का परिचय दिया, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर जाकर जो भारतीय सेना है, जिसमें वायुसेना भी है, थल सेना भी है, उन जो सैनिक है उनसे मुखातिब हुए, उनका हौसला बढ़ाया, उनका हिम्मत बढ़ाया। तो क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरबेस स्टेशन पर कहा, आइए देखते हैं। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगी। ये जो काम हुआ और ये जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में हम यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कटा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। शाबाश। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके नेतृत्व तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस स्टेशन पर पहुंचे और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया
और कहा कि भारत माता की जब जब जयघोष लगती है तब जो दुश्मन है उसका कलेजा भी कांप जाता है। विभूति जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जी। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इतने सैनिकों से कहा कि आप काम करते ही जा रहे थे, हथियार बनाते ही जा रहे थे, कि आपको लगता था ये कब काम आएंगे, अब ऐसे काम आए हैं कि पूरा विश्व भारत का लोहा मानने लगा है। जी, मुझे लगता है कि बहुत ही सही है ये। कभी कभी हो जाता है मोरल डाउन कि हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना, और सोचते हैं कि ये ड्रिल हम कितनी बार करेंगे मॉक प्रैक्टिस की। कभी तो हमारे जीवन में हमने जिसके लिए यूनिफॉर्म पहनी है, कभी तो हमें मौका मिले कि जाओ और जाके लड़ाई करो, ड्रिल कितनी कराओगे। तो ये वो मौका था, जितने भी सीनों में अरमान दबे हुए थे कि हम कर सकते हैं, हमें एक मौका दो बस प्रूव करने का। और इस बार मुझे लगता है भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनका दमखम कितना है। एक जो नया नौजवान आया है उससे लेकर जो हमने देखा कितने एजेड हमारे एयर वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो रिटायर होने वाले, उन्होंने तक अपना जान लगा दी कि बिना कोई और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, इस मिशन की किसी भी तरीके की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, सिर्फ उतना ही मीडिया में आया है जितना सरकार ने अनुमति दी है। तो लोगों को सोचिए, पहला मौका मिला इतने सालों में अपना दमखम दिखाने का, और फिर भी उन्होंने खुद को रोक के रखा है कि सिर्फ सेल्फ पोस्टिंग के चक्कर में किसी तरीके की न्यूज़ बाहर नहीं आए, और सिर्फ उनका ध्येय था कि जो हमारा उद्देश्य है हमको उसे अचीव करना है, और भारत की जो भी अभी करंट गवर्नमेंट है उस पर भरोसा रखना है, मिलिट्री लीडरशिप पे ट्रस्ट करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट्स, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में जरूर जाएगा ये। बिल्कुल हिस्ट्री बुक में जरूर जाएगा, और राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी शामिल होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कमांडर साहब कि अब भारत कहता नहीं है, करके दिखाता है। बिल्कुल, और मैं एक चीज और लाना चाहूँगा, जो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, इस बार देश की सरकार ने जो भरोसा किया आर्म फोर्सेस पे, उन्होंने कहा आप डिसाइड कीजिए, समय भी आप तय कीजिए, स्थान भी आप तय कीजिए, हमारी तरफ से क्या करना आप डिसाइड कीजिए। जो भरोसा रक्षा सेनाओं पे प्रधानमंत्री जी का था कि आप डिसाइड कीजिए आप क्या करेंगे, और जो फिर डिसीजन लिया, मतलब आतंकवादी सोच भी नहीं सकते थे, और पूरे संसार को पता था कि इस दो जगह जो है मुरीद के और जो पंजाब में दूसरी जगह बहावलपुर, दोनों जगह से कई शतकों से ये हेडक्वार्टर चल रहे थे, जैश ए मोहम्मद और राजधानी बना हुआ पूरे विश्व में। ठीक, उनको एग्जैक्टली इतनी सारी पॉपुलेशन के बीच में उस पर्टिकुलर घर में जाके उसी के ऊपर स्ट्राइक करना, और ये सेना ने जो किया और जिसकी प्लानिंग की पीछे अटैक किया, तो एक तो जो विश्वास दिखाया प्रधानमंत्री जी ने रक्षा सेनाओं के ऊपर, और उसकी जो फिर कार्यान्विति हुई, वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही। और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे इस लोगों के बाद में, तो एक जो उल्लास दिख रहा है, एक जो खुशी दिख रही है, इसी बात की ज़्यादा है कि आपने हम पे भरोसा किया, हमने करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मेजर साहब। ये नया भारत है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न पे आऊं, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो बात छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए कि किस प्रकार से जो 22-25 मिनट का हुआ था, कैसे टारगेट सिलेक्शन हुआ, कैसे वेपन सिलेक्शन हुआ, और समय क्या था। आप देखिए 23 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक, ये इतने दिन तक दोनों देश बहुत ज्यादा अपनी हाइटेंड टेंशन्स में थे। अर्थात वहां पर उनकी रेडीनेस बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की रेडीनेस थी, हमारी भी और पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान, एक मिनट मैं बताऊं, पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयार था। उनके पास भी एडी है, ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत गजब के हथियार हैं, उनकी एयर डिफेंस भी काफी अच्छी है, उनके पास भी एयरफोर्स है, उनकी एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही थी, पूरी तरह वो लोग सजग थे। बावजूद उसके हमारी सेनाओं ने पूरा डिसेप्शन करके 100% एक भी मिसाइल गलत जगह नहीं लगी। और ये जो 9 टारगेट चुने थे, मैं आप कभी मेरे से अलग मिले, मैं आपको बताऊंगा। कुछ 15 साल पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और उसमें हमने बताया था कि कहां-कहां पर
पाकिस्तान में इस प्रकार के इनके इनके अड्डे चल रहे हैं, एग्जैक्टली वो 9 अड्डों पर इन्होंने हमला किया। और वहीं उस घर में, उस घर के कमरे में जहां इनके एलईटी का, जैश ए मोहम्मद का और सैयद सलाउद्दीन का, इनके जहां पर अड्डे थे, उनको चुन चुन के खत्म किया गया। ये बहुत बड़ी चीज। उनके तमाम एडी सिस्टम हमने निष्क्रिय किए, एक्टिव मेजर से, पैसिव मेजर से। कैसे किए उसको, उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन निष्क्रिय थे। इतनी बड़ी एडी, इतना हाइटेंड रेडीनेस होने के बावजूद एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई। मैं ये बता रहा हूं कि 100% मिसाइल्स लगने की गारंटी तो जो कंपनी बनाती है वो भी नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपने 100% मिसाइल उनको लगा करके दिए। ये शक्ति मैं बता रहा हूं जो कि आपके जो मशीन के पीछे जो आदमी है उसकी ताकत है। और किस तब जबरदस्त तरीके से ऑल द नेशन सब ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हम तीनों की आप बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं कहना चाहता हूं कि 2 डायमेंशन और इसमें ऐड करिए, जो हमारे सैटेलाइट्स ने करके दिया, जो हमारे जो अंडर वाटर लोगों ने, जो नेविगेशन सिस्टम्स ने कर दिया, नाविक। तो आप टू मेनी थिंग्स, आई मीन यू कांट डिस्कस देम, लेकिन सब ने मिल करके इतना जबरदस्त डिसेप्शन किया कि उनको पता नहीं पड़ा और वो सोते रह गए जी। और हमने 9 बालाकोट एक दिन में कर दिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़े गर्व की बात है हर भारतीय के लिए। और जो भारत की सैन्य शक्ति, उसने दिखा दिया पूरे विश्व में कि किसी का अगर हमसे बदला लोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात विकास जी, हमने कोई ये जो मिसाइल सिस्टम्स है पहले कभी फायर नहीं हुए लाइव फायर में। ये सिर्फ बनाए गए हैं, प्रोक्योर किए गए हैं और सिम्युलेटेड प्रैक्टिस है। मिसाइल्स को तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि चलो ठीक है 250 किलोमीटर दूर एक शहर हम आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं लगता है कि नहीं, ठीक है। और फिर आपको मौका दिया जाता है एक इतना हाईली टेंशन, जैसा सर ने अभी एक्सप्लेन किया, आपके पास चूक करने की 0.01% भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एक सिविलियन एक अननेसेसरी जगह अगर थोड़ा भी वेपन गिर जाता है तो बहुत मैसिव डैमेज करते हैं। तो आप देखिए कितना प्रिसाइसली उन्होंने स्कैल्प, हैमर बॉम्ब सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट वही गड्ढा हुआ है, वही बिल्डिंग गिरी है, बिल्कुल कंप्लीटली नॉन एस्केलेटरी, नो सिविलियन डैमेज और नो लाइफ प्रैक्टिस। तो कितनी अच्छी हमारी सिमुलेशन कैपेबिलिटी होगी। और लोगों ने जब फायर किया होगा तो किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया होगा कि जो है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यही हमारा मौका है दुनिया को दिखाने का कि भारत चाहे चुप बैठा है पर अंदर ही अंदर वो अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा है। बिल्कुल। एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए उसके अलावा ये जो 22 तारीख से लेकर के 7 मई तक का जो समय था, वो समय हमने इसलिए इसमें व्यतीत किया कि हमने कच्छ से लेकर के सियाचिन तक एक बहुत सीमलेस, गैप फ्री एक हमने इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट मैनेजमेंट फेंस था, क्योंकि उसमें उसमें छोटे से छोटा रडार जो कि इन्फेंट्री बटालियन के पास है, उससे लेकर के एयरफोर्स के बड़े से बड़े रडार तक तमाम सिस्टम्स को उसके अंदर इंटीग्रेट किया गया और एक सीमलेस, बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक फेंस हो गया, जिससे कि दुश्मन का कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे पास आ नहीं पाया। उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया सारे एडी वेपन सिस्टम से। एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम्स होते हैं, हर एक के पास होते हैं। इन्फेंट्री बटालियन के पास भी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है और एयरफोर्स के एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं। तो इस तमाम को एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट करके और एक बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस ग्रिड हमने तैयार किया, फिर गुजरात से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक। तो उसका क्या था कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मशीनरी हमारी काम कर रही थी, हमारे पास पूरी डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन के पूरा मैकेनिज्म था और फिर उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो हमने 100% मारा और 100% अपने आप को बचाया। जब उन्होंने इतने सारे ड्रोन भेजे, तमाम 100% ड्रोन्स जो ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आई, जो भी आया वो फिर बिल्कुल सीधा अल्लाह को एक तरफ वायुसेना मुस्तैद थी, एक तरफ थल सेना मुस्तैद थी, तीसरी तरफ जल सेना भी पूरी तरीके से कराची के पास। बहुत बड़ा देखिए जल सेना की एक और उसका डायमेंशन है जी। अगर आपको युद्ध का स्तर बढ़ाना है बिल्कुल, तो फिर आप जल सेना को बीच में लेके आते हैं डायरेक्ट अटैक पे। एक तो जो आपका लॉजिस्टिक्स को रोकना, वो तो काम शुरू हो ही गया था जी। अब आपको देखना है कि लेवल कहाँ लेके जाना है इसका। और हमारी इस जो हमारे इस बार क्लियर सोच थी जी सरकार की और हमारी सेनाओं की कि हमें एक बिल्कुल प्रिसाइज ढंग से जाना है और नपा तुला हमें उत्तर देना है। बिल्कुल। पहला उत्तर था पहलगाम का उत्तर क्या दिया जाए जी। तो पहलगाम का उत्तर ये था कि हम जो है आतंकवादियों को खत्म करेंगे, उनके हैंडलर्स को खत्म करेंगे। बिल्कुल। वो हमने किया
उसके बाद दूसरा था कि अब पाकिस्तान क्या करता है, उसको कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो आतंकवादियों को ख़त्म किया वो तो पूरे संसार की समस्या है। जी जी जी। और उसमें तो उनको सहयोग देना चाहिए था, लेकिन जानते हुए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, हमारा दूसरा था कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर ये करता है उसका जवाब क्या होगा। और उससे भी आगे बढ़ना चाहे, जैसे कि हमारे DGN ने ब्रीफ किया था जी। एडमिरल प्रमोद ने, कि नौसेना पूरी तरह तैयार थी, कराची और जो सारी उनकी इंस्टॉलेशन सब हमारे क्रॉस वायर पे हैं जी। आप बोलिए, हम बटन दबाते हैं अभी। 1971 का इतिहास दूसरी बात और बताऊं कगार पे। आपको, एक बात और बताऊं, देखिए नेवी जो है, नौसेना, जी। वो एक ऐसी सर्विस है जो कि 3 डायमेंशनल है। बिल्कुल। उनके पास एविएशन भी है, वो जमीन पे भी चलती हैं और पानी के नीचे भी चलती हैं। उनके पास ये खूबी है, आप कहाँ से, उनको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आया है। बिल्कुल। अब हमारे जो विकास हो चुका है, हमारे पास अब परमाणु शक्ति है, बिल्कुल। और जिसका पता नहीं कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा। जी। तो ये जो नौसेना की प्रिपेयर्डनेस थी, बिल्कुल प्रिपेयर थे। विद इन 96 आवर्स में हमने टेस्टिंग की सारे वेपन्स की। आपने देखा होगा कि जैसे ही हुआ, नौसेना ने बाहर जाके अपनी मिसाइल्स वगैरह सब टेस्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद उसका टेस्ट करके हम रेडी थे, और वो भी एक बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। अगर मैंने इसको एस्केलेट किया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा। पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका और है। उसके अलावा एक और मैं बात बताना बिल्कुल, चाहता हूं कि नौसेना का इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा रोल रहा है। हमको यही मैं कह रहा था कि जो 5 डायमेंशंस हैं वो देखने पड़ेंगे। किस प्रकार से हमने अपने सैटेलाइट्स को इस्तेमाल प्रयोग में लाए, किस प्रकार से हमने नौसेना ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस एक्विजिशन में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। चाहे ऑपरेशन विजय हो, चाहे ऑपरेशन कैक्टस हो, चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, ऑपरेशन राहत हो, ऑपरेशन सुकून हो, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में हुआ है, ऐसे कई ऑपरेशन समुद्र सेतु हो जो कोविड में हो, ऐसे कई ऑपरेशन है। अगर मैं नाम गिनाता रहूं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, जिसमें सेना ने न सिर्फ देश के अंदर सुरक्षा की है, बल्कि देश के बाहर भी कोई आपदा आई हो, या जैसे ऑपरेशन को जो समुद्र सेतु में जो कोविड के दौरान जो कितने लोगों को लेके आए थे, उनको लेके आए। तो सेना कदम कदम पे अपना पूरा सब कुछ देने के लिए देशवासियों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। विभूति जी, एक बार विकास जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऑपरेशन थे, राहत आपने बताया, सुकून आपने बताया जी, इसने हम हमारे ही देश के नागरिकों को नहीं लेके आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम बाकी देश के नागरिकों को भी लेके आए। बहुत बड़ा मैसेज, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो जी। हम लोग पूरे संसार के, श्रीलंका के, अपने बाकी देशों के। आप बोल नहीं पा रहे, मैं बोल देता हूं, पाकिस्तान के लोगों को भी लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो ठीक है, लेकिन मानव धर्म, मानवता सबसे से, भारतीय संस्कृति सेना में भी बसी हुई है। वसुधैव कुटुंबम की जो भारत की भावना है वो भी सेना लेकर चलती है। और अभी जो गल्फ ऑफ एडन में जी, गल्फ ऑफ एडन में जो भारतीय जो जहाजों ने हुतीस के अगेंस्ट जो एक्शन लिए हैं, बिल्कुल, और वहां पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से देश का जहाज है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है जी। उन्होंने ये देखा कि हमारी जिम्मेदारी है कि संसार में और जो वैश्विक हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे। बेहतरीन बिल्कुल। जैसा कि मतलब आपने बोला कि हम भारतीय सेना वही करेंगे जो भारत करना चाहता है। भारत ने अपनी इमेज बहुत ही क्लियर वैश्विक स्तर पे एस्टैब्लिश करी हुई है कि हम ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस हैं, शांति के दूत हैं। अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज हम सबकी हेल्प करेंगे। राहत प्रबंधन में भारत हमेशा से वायुसेना का इस्तेमाल और थल सेना का, नौसेना का इस्तेमाल करता रहा है कि हमने वहाँ पे आपदा प्रबंधन की जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो हम ड्रॉप करते हैं। लोगों को मदद चाहिए तो हमें क्विक रेस्क्यू मिशन किया जाता है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि वो किस देश के नागरिक है, सिर्फ ये देखा जाता है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर है वहाँ से ज़्यादा लोगों को बचा के लाया जाए और फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उनको अपने कंट्रीज में भेजा जाए। अगर आपदन जो अपना सामग्री हम भेजते हैं, फूड पैकेट्स वगैरह, भारत और मेडिकल पैकेट स्पेशली ड्यूरिंग कोविड भर के हमने ऐसे देशों में वो पैकेट्स पहुंचाए गए हैं जहां पे कोविड अगर वो नहीं जाते वैक्सीन्स तो हो सकता है बहुत मास कैजुअलिटीज हो सकते थे, तो उसको भी हम करते हैं। इसके अलावा जैसा नेवी में सर ने बताया कि जब हमारे ब्लू वाटर्स में जब कोई इशू आता है तो बिना ये सोचे कि ये एनिमी कंट्री का शिप है, इस पे अगर कोई आक्रमण हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें वहाँ काम है कि मानवता की रक्षा करनी है क्योंकि भारत उसके लिए स्टैंड करता है। तो मुझे लगता है भारतीय मिलिट्री अगर उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रही है तो हम भारत की एक बहुत मजबूत छवि लेकर जाते हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अगर हम पाकिस्तान पे आगे से अटैक करते इस टाइम तो भारत अपनी एक जो छवि है ना उसको धूमिल कर लेता, पर हमने क्या किया, हमने तैयारी पूरी रखी और वेट किया कि पहला स्टेप बोलेगा जिससे हम वैश्विक स्तर पे ये जो हमारा मुद्दा है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके कि ये जो कंट्री है ना ये नोटोरियस है, ये हमेशा परेशान करती है
होती है और भारत सिर्फ उतना ही जवाब देता है जितना कि जरूरी है। जी, बिल्कुल। सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया और हम चुपचाप अपने कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। तो इस बार भारत ने बहुत अपर हैंड भी गेन कर लिया है इन सब के साथ बिल्कुल साथ। ऑपरेशन सिंदूर उन सब का परिणाम। जी और एक और आप, मैं बस सिर्फ उदाहरण देना चाहता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल। 2 हमारे देश, तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। म्यांमार में आपदा आई, सबसे पहले भारत पहुंचा। हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की कौन सा राष्ट्र है, किसके साथ अलाइंड है, क्या कर रहा है। हमें उस समय सिर्फ आपदा दिखाई दी और हम वहां मदद के लिए पहुंचे। ये है भारत की असल शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत और भारतीय जो सैन्य शक्ति है उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है कि मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कमांडर साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से इजराइल में भी देखा, जिस तरह कई देशों में हम देखते हैं, और उसी का परिणाम यह है कि भारत में भी अग्निवीर योजना लाई गई है ताकि जो भारत का जो नागरिक है उसको भी सेना में जाने का मौका मिले, और ऐसी जैसी आपदा या आफत कभी भी आ जाए बाहरी देशों के आक्रमण की, तो अगर कुछ सीखा हुआ होगा तो अच्छे से जवाब दे सकता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर पक्ष की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ लिमिटेशन। जी, आपने जैसे कहा, जी, अग्निवीर की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है वो तैयार हो रहा है। और भारत की जरूरत थी, क्योंकि जब पड़ोसी देश इतने आक्रामक हो या इस तरीके से जब आपके साथ में व्यवहार करते हैं, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट, जी। बिल्कुल सही बात है। तो एक इसका जो पक्ष मैंने बताया कि भारत का एक जो बड़ी संख्या का युवा है वो देश और 4-5 साल अपने फौज में रह के जी। उनके संस्कार सीखेगा, एक उसमें आदमी उसकी पूरी जो सेना की जो रहने का तरीका है जी, और प्रिपेयर्डनेस है वो उसमें आएगी। युवाओं में काफी जोश और उत्साह है इस चीज को लेकर। एक ये हुआ। जी, दूसरा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल बचत भी हो, बिल्कुल, क्योंकि जो रेगुलर जो हमारे सोल्जर्स हैं उन पे देश को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और वो भी एक है। लेकिन इसके साथ साथ खर्चे से ज्यादा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर मैं कभी यही भी इमरजेंसी में कुछ हो इसके जाए। साथ साथ एक जो है कि देखिए, जो सेना जो है उसमें एक बार आदमी चला जाता है तो उसके छोड़ने, वो एक मातृभूमि के लिए फिर अपना जीवन देना चाहता है। जी, आप अगर 100 में से 75% को ये कहें कि भाई अब आप जाइए, तो एक थोड़ा सा उसका मायूसी आएगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक्सपर्टीज, जी, सेना में जो एक्सपर्टीज है वो डेवलप होने में टाइम लगता है। जी, इन चीज़ों को बैलेंस करना जरूरी है। जी, कि हम एक्सपर्टीज जो डेवलप करें, 4 साल मेरे ख्याल में ज़्यादा समय नहीं से है। भी कुछ सेलेक्ट लोगों Expertise को सेना develop में करने मौका मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, क्या होता है कि ये आवश्यकता आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की अलग हो सकती है, नेवी की अलग हो सकती है। बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह से, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इसके ऊपर, और सबसे बड़ी आवश्यकता ये 1965 में आया था, ये आज नहीं है। जनरल हरबख्श सिंह ने 65 की लड़ाई के बाद, जो कि पश्चिमी कमान के TOC-NC थे, एक पेपर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि 75-25 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको यूथ प्रोफाइल चाहिए। इसमें अर्थ का उतना महत्व नहीं है जितना कि महत्व यूथ प्रोफाइल बनाने का है। आपको ये हमने 65 में सीखा, 71 में फिर सीखा, 87 में सीखा, फिर उसके बाद 99 में सीखा, और जब 99 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशंस आई उसमें बिल्कुल साफ होकर के ये 2-3 चीज़ें उभर के आई। CDS का होना और इस प्रकार से यूथ प्रोफाइल खास करके आर्मी में मेंटेन करना। मैं एक बात और बता देता हूँ, ये भी काफ़ी लोगों को शायद इसका पता नहीं है कि हमेशा से सेना से 5 से 7 साल की कलर्ड सर्विस के बाद लोग बाहर जाते रहे हैं, काफी बड़ा परसेंटेज। ये कोई नई चीज नहीं है। आज भी, आज से पहले भी लगभग 30-40% लोग 35-37 की उम्र तक निकल जाया करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा चीज की आवश्यकता जो महसूस की गई थी वो एक यूथ प्रोफाइल और थोड़ा सा बेटर क्वालिफाइड सैनिक, खास करके आर्मी का, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में तो वैसे भी आ रहे हैं। तो वो उस बात को मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को लाया गया है। और जब, हालांकि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो स्पेशलिस्ट जो ब्रांचेस हैं उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो वो आप जो 25% है उससे आप कंटिन्यूटी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल आयाम और जोड़ना चाहूंगी, जैसा सर ने कहा, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के बारे में पढ़ें तो जो भी अभी माधु सर ने बताया ये उसी कॉन्सेप्ट पे, पर जब हम सैनिक लेवल पे जाते हैं तो इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं था कि आप कुछ साल सर्व करके बाहर चले जाओ। तो सेना की जरूरत तो सर आपको समझा चुके हैं, आप इसको बड़े नजर से देखिए कि देश की जरूरत है। एक जो यूथ बाहर निकल के आ रहा है,
है उसको जॉब समझ नहीं आती, हाई ऑन एनर्जी है, डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है। करंट जनरेशन में हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब आप सोचिए उसको वहाँ पे उस यंग एज में ले लिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, भारत माता के लिए एक जज्बा सिखाया जाता है। कितना मुश्किल होगा उन लोगों को बहकाना कि वो अपने ही देश के खिलाफ कोई काम करें, पहला फायदा। दूसरा, बेसिक डिसिप्लिन निकल के बाहर आते हैं, बेसिक ट्रेनिंग करके बाहर आते हैं, इमीडिएटली इंडस्ट्री उनको इम्बाइब कर लेगी और फिर से वो भारत के उत्थान में ही सहयोग देंगे। तो अगर हम एक बार की भूल भी जाए कि किसी तरीके से वो सेना को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं 5 साल में, तो कम से कम लॉन्ग रन में हम एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जो अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करती है, जो डेडिकेटेड है, लॉयल है, डिसिप्लिन्ड है और आगे जाके अच्छे वोट बैंक के अधिकारों का भी ढंग से इस्तेमाल करेगी, पढ़ी लिखी है तो। और एक और चीज आप देखिए, इनका जो ना जो एज प्रोफाइल है वो बहुत आवश्यक चीज, उसको देख समझना, क्योंकि अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं। एज प्रोफाइल ये 17 साल से 23 साल, आज की तारीख में किसी भी जगह भी 23-25 साल से पहले कहाँ नौकरियां मिल रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कब नौकरी में आए तो आप जवाब बोल देंगे, तो उस समय तक तो वैसे भी वो नौकरी में नहीं आया होता। ये कोई आर्गुमेंट, तो उसमें क्या है कि जो 17 से 23 साल 22 साल तक की उम्र में, जबकि वो कहीं और होता, कुछ पढ़ाई कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता अपना समय किसी प्रकार से, उस समय आपने उसको बुलाया, उसको राष्ट्र का एक अच्छा देशभक्त बनाया और उसको एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बनाया, उसको आपने तनख्वाह दी 30,000 रुपए। आप बताएं 30,000 रुपए तनख्वाह किसको मिल रही है? बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दें आप। और उस उम्र में, और फिर आपने उसको एक अच्छा ऐसा व्यक्ति बना दिया जो कि जुझारू बन गया है। वो बाहर जब जाएगा वो तुरंत जो बाहर के एनवायरनमेंट में है वो बाकी लोगों से बेहतर करके और उसी 25 साल की उम्र में उससे कहीं बेहतर नौकरी पा सकेगा, आउटपुट कर सकेगा। और आउटपुट में भी इंडिविजुअली की बात नहीं कर रहा हूं, वो फिर राष्ट्र के निर्माण में ज्यादा आपको सहायता करेगा। और आप देखिए उनको 5 इयर्स के बाद में बेनिफिट्स हैं, ठीक है, रीसेटलमेंट में बेनिफिट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ देखने का नजरिया है, जैसे सर ने बोला, जरूर 17 साल का बच्चा, कितने बच्चे होते हैं जो नौकरी करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वोकेशनल कोर्सेज जो एक 17 साल का बच्चा कर सकता है, सरकारी पैसे पे और पैसे लेते हुए, सर मतलब अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अपने आगे की पूरी लाइफ उसकी एक ट्रैक पे आ गई है। तो मुझे तो मतलब किसी तरीके की कोई, बिल्कुल सरकार काम भी कर रही है। एक जो एक इसका और एक बड़ा हिस्सा है कि ये जो टैलेंट बाहर आ रहा है जी, ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद जी उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार जो कोशिश कर रही है कि अलग अलग जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें देख रही है कि इनको एब्जॉर्ब किया जाए, उनका रिजर्वेशन दिया जाए उसमें, ये भी एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि एक हाईली टैलेंटेड आपकी वर्कफोर्स बाहर आ रही है जी। और खासकर जिन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग है एक फिजिकल, युद्ध, टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड ऐसी क्या संस्थाएं हैं जिसमें उनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है बाद में, इसके ऊपर सरकार को काम करनी और करना चाहिए। प्रयास है जो सरकार लगातार उठा रही है और उसी का सुखद परिणाम यह है कि भारतीय सैन्य शक्ति, चाहे वो सुदर्शन 400 के जरिए हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए हो, चाहे और भी जितने भी हमारे सैन्य उपकरण हैं, उनके प्रदर्शन से पूरे विश्व को ये बता रही है कि हम भी किसी से कम नहीं है और जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। एक अंतिम प्रश्न है, वो आप तीनों से रहेगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, उसमें जो हमारे गौरव है, हमारा जो पराक्रम है, हमारी जो सैन्य शक्ति है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पा रही है? सबसे पहले सर मेजर साहब। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है जी। एक सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति ये इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे के। अगर आपके पास सैन्य शक्ति मौजूद है तो आपकी अर्थव्यवस्था, आप जो आर्थिक शक्ति में काम करना चाहते हैं उसको सुचारू रूप से कर सकेंगे। ये चाणक्य ने कहा था कि अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं तो आपका देश जो है वो प्रगति करेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने कोई युद्ध नहीं किया 7 मई को, हमने सिर्फ एक ऑपरेशन चलाया। इट इज ए प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट वन पर्टिकुलर टारगेट, काम खत्म। इट वाज नो वॉर। अगर वॉर होती है तो मैं आपको समझाऊंगी जी और दिन कि किस प्रकार से हुई होती। और सबसे बड़ा यही है कि आप इस प्रकार की एक फोर्स इन बीइंग बने रहें कि आपको आपकी आर्थिक जो एक्टिविटीज है उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और उनको हम अपने तरीके से उसको आगे ले जा सकें। तो ये सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से आर्म फोर्सेस का है कि वो अपने आप को इतना सचेत और शक्तिशाली बना के रखें कि आपको कोई
बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सर। सैन्य शक्ति और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक है। विभूति जी। 2047 तक की अगर हम बात करें तो मुझे, अगर आप इन जनरल भी पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे कि जो इनोवेशन है, जो लेटेस्ट सिक्योर वेपन्स हैं या टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले मिलिट्री उसका इस्तेमाल करना शुरू करती है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कितना काम कर रहे हैं। प्लस मेक इन इंडिया के थ्रू हम इंडिजिनियस डेवलपर्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं उनको कि भारत में आपके पास ऑप्शंस है, हम आपको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। दूसरा साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर ऐसे ही होंगे। ऑलरेडी हम लैंड वॉरफेयर से एयर वॉरफेयर तक आ चुके हैं अभी, और नेक्स्ट अब साइबर वॉरफेयर ऑलरेडी चलता ही रहता है, और स्पेस वॉरफेयर इज द नेक्स्ट। सो ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे यूथ के लिए और करंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि इन टेक्नोलॉजी में डीप डाइव करिए, आइडेंटिफाई करिए, एआई और एमएल का इस्तेमाल कीजिए, और बजाय बाहर जाकर बाहर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने की जगह आप अंदर, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स लेंदी होते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं कि सिर्फ आपको शुरुआत करने की देरी है, और भारत इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी दे रहा है। तो और मिलिट्री की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो मिलिट्री के थ्रू कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं है कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो सिर्फ वो वेपन में ही इस्तेमाल की जाती है। वो सिमिलर तरीके से अगर आप डॉक्टर्स की बात करें या फिर हम जैसे ऑपरेशंस की बात करें, तो सेम टेक्नोलॉजी वहां पे यूज होती है। कोई भी रोबोट अगर बनता है तो जरूरी नहीं उससे हमें बंदूकें चलानी है, वो प्रिसाइज इक्विपमेंट्स भी चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। कमांडर साहब, आपका भी कमेंट जानना चाहूंगा। देखिए, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, बनेंगे जी, लेकिन विकसित भारत बनना एक बड़ा काम है जी, इतना सरल नहीं है जी। आपने कहा कि रक्षा सेनाएं और जो देश में कैसे हो सकता है उनको, सबसे पहले बात तो ये है कि विकसित भारत पूरे भारत को लेके ही विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में, बिल्कुल सही। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि जिस तरह देश की सेना जी हमेशा देश को आगे रखती है, बिल्कुल उस तरह से अगर हर नागरिक ये जज्बा लेके चले जी कि देश मेरे लिए सबसे पहले है, तो भारत विकसित देश, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नेशन फर्स्ट की जो भावना जो रक्षा सेनाओं में है जी, कि मेरा सब कुछ बाद में, पहले मेरा देश मेरे लिए जी, वही भावना अगर हमारे देश के नागरिक सब हिस्सों में लेके आते हैं तो हम विकसित देश जल्दी बन जाएंगे जी। और देखिए, कई क्षेत्र हैं विकसित देश के, कई पैरामीटर्स जी। एक, हम जीडीपी में आगे जा रहे हैं जी, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आगे नहीं जा रहे हैं जी। विकसित देश का एक बड़ा एरिया है पर कैपिटा इनकम जी, करप्शन, एजुकेशन जी, हेल्थ सर्विसेज, ये सब पार्ट हैं विकसित देश बनने के। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, बिल्कुल। और ये सब जब ही होगा जब देश का हर नागरिक, हर संस्था ये कहेगी कि मेरा देश पहले है, बाकी सब बाकी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि हर देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ये मान के चले कि देश पहले है और मैं बाद में हूँ। जैसा कि हमारी सेनाओं का जो ध्येय वाक्य है वही है, सेवा परमो धर्म। पहले देश की सेवा और सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बाद में हम हमारे बारे में सोचेंगे। एफओस का भी मोटो जो है वो बिल्कुल सिंपल है, पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल डीडी न्यूज़ राजस्थान के सभी दर्शक और हर हिंदुस्तानी आपको सैल्यूट करता है, और आपने इतने अच्छे से डीडी न्यूज़ राजस्थान के इस विशेष प्रोग्राम में अपने विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर।